नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, शेयर बाजार की ऐतिहासिक गिरावट, देश की गिरती अर्थव्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था और आम लोगों की असंख्य तकलीफों पर जवाब देने से बचने का एक अच्छा बहाना मोदी और बीजेपी को तब मिल गया जब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ कर दी। एक कहावत आपने सुनी होगी, अंधा क्या मांगे या अंधा क्या चाहे, दो आंखें। और यहां वही कहावत वाली जो बात है वो सच हो गई, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा ऐसे ही मौकों की फिराक में रहती है जब उसे ध्यान भटकाने का मौका मिले। अभी महाराष्ट्र में कल तक बीजेपी सरकार पर धनंजय मुंडे मामले की तलवार लटक रही थी। कल मुंडे का इस्तीफा हो गया। उससे पहले रक्षा खड़से की बेटी से छेड़छाड़ का मामला गर्म था, तो बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा था। अब बीजेपी फिर हिंदुत्व की पिच पर आकर जोरदार सियासत करने में लगी है। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहती है और इस पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक अबू आजमी का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी तो सीधे इलाज करने की बात पर आ गए हैं, यानी बीजेपी अदालत से पहले खुद इंसाफ करने में यकीन रखती है। कम से कम योगी की बातों से तो ऐसा ही लगता है। और योगी की बातें, ये सिर्फ अबू आजमी वाला या औरंगजेब वाला मामला नहीं, बल्कि कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि योगी आदित्यनाथ सीधे बुलडोजर भेज देते हैं और उनके पीछे पीछे बहुत दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी हम लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस पर गहरा तंज कसा है, बल्कि एक के बाद एक 3 ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बीजेपी का भविष्य भी बता दिया है। अखिलेश यादव ने पहले ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपको हम बताना चाहते हैं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जारी है। आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई, जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी है। ये जो है, इसमें कुंभ नंबर्स 46 करोड़ और इसमें स्टैम्पीड नंबर्स 30। ये जो है वो कैसे, माफी चाहूंगा, 66 करोड़ और कैसे यहां पर 30, मात्र 30 कुंभ में जो भगदड़ मची थी उसमें। इस एक कैरिकेचर से अखिलेश यादव ने बता दिया है कि कुंभ में आने वालों की गिनती तो तब खूब की गई, लेकिन जाने वालों यानी जो दुनिया से चले गए उस भगदड़ में, उन पर अब तक चुप्पी साधी है। मतलब साफ है कि अखिलेश इतनी आसानी से कुंभ की भगदड़ मामले में बीजेपी को बख्शेंगे नहीं, यह साफ दिखाई दे रहा है। उससे पहले अखिलेश यादव ने योगी को जवाब दिया था और उन्होंने क्या कुछ लिखा था। वो लिखा था उन्होंने कि जब आपन कुर्सी हिले, ये देखिए अवधि में लिख रहे हैं, जब आपन कुर्सी हिले तभी मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। ये साफ साफ कह रहे हैं, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदई बीमार होए। यानी यहां पर साफ साफ दोहे के अंदाज में अखिलेश यादव ने इस जवाब पर, उनका जो ये जवाब है, इस जवाब पर बीजेपी अब क्या कहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे पहले जब अबू आजमी का निलंबन हुआ तब अखिलेश यादव खुलकर अपने विधायक के समर्थन में आए और उन्होंने उस समय भी लिखा ट्विटर पे या एक्स पे कह लें कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आजाद ख्याल रखें, आजाद ख्याल कहें आज का, आजाद ख्याल कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ये दरअसल अखिलेश यादव पिछले दिनों नहीं चाहिए भाजपा से पहले एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं और उसकी तुकबंदी करते हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि उस दिशा में अपने आखिरी सेंटेंस को ले जा रहे हैं जो शायद 2027 तक, यानी 2 साल बाद जो वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, वो इनका टैगलाइन बने या इनका स्लोगन बने अखिलेश यादव की पार्टी का। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट से जाहिर कर दिया है दोस्तों कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। बहरहाल अब अबू आजमी के निलंबन के बाद और खुद उनकी सफाई आने के बाद बीजेपी इस मामले को कितना खींच पाएगी ये देखना होगा, क्योंकि औरंगजेब पर बातें करके बीजेपी अपनी नाकामी नहीं छिपा सकती।
अबू आजमी ने अपनी सफाई में जो कहा है उसे भी आइए सुन लेते हैं। अबू आजमी साफ साफ अपनी सफाई में जो बातें कह रहे हैं, जरा उनकी जुबानी सुनिए। लोगों का नाम भी लिया जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला। और देखिए प्रशांत कोरटकर और राहुल शोरापुलकर, इन्होंने अपमानित किया है। जो अल्फाज बोला मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता हूँ। वो ये महाराष्ट्र में है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैंने तो जो चीजें बोला है वो ऑन रिकॉर्ड बोला है जो है, और अगर मैंने जो बोला है वो गलत है तो जिन लोगों ने लिखा है, जो आजकल भाषण करते फिरते हैं, उनसे क्या कार्रवाई हुई? उनसे आपने पूछा क्या कि आप कैसे गलत बातें बोल रहे हैं? जो सही बातें, अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो उस पर रुकवा डालिए, उस पर केस फाइल कीजिए आप। मैंने उनकी जो हिस्टोरियन है उनकी कही हुई बातों को दोहराया तो मेरे ऊपर कैसे केस हो सकता है? आपने कहा कि लीगल लड़ाई लड़ूंगा मैं, मुझे सस्पेंशन के लिए क्या कहना चाहते? नहीं, मैं अब देखूंगा इसमें क्या रास्ता हो सकता है। नाइंसाफी अगर इसी तरह से होगी, मैं समझता हूँ। देखिए ये सिर्फ क्यों हो रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ना वो हर चीज ढूंढती है कि मुझे इससे फायदा कितना होगा। कानून सही क्या है? कुछ नहीं, हर चीज ले जाते हैं कि ये ऐसे इशू लाओ जिससे हमको फायदा हो जाए। पोलराइज करने की बात है, लेकिन सच्चाई पे चलना चाहिए। जो हिस्ट्री सही है, जो देश की जो सच्चाई है वो सामने अगर कोई बोलता है तो इस तरह से उसके साथ जुल्म जाती तो नहीं होना चाहिए। आपके समर्थन में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया कि किस तरह से क्या कहना चाहिए? नहीं, बहुत सारे लोगों ने मेरे समर्थन में बात किया है कि जो सही बातें हैं, सही बात तो समर्थन सबको करनी चाहिए। आपने सफाई दी कि जो औरंगजेब हैं वो क्रूर शासक नहीं थे, वो मेरा स्टेटमेंट में वापस मैंने जो कहा था ना, मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि एक इसकी वजह से पूरा एक बाउंडर खड़ा हो गया है। लोग मुझे टेलीफोन और गालियां दे रहे हैं, मैं फोन नहीं उठा रहा हूं। जान से क्यों मार दोगे भाई? और अभी स्पीकर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। तो इन चीजों को लेकर के असेंबली चले, एक छोटी सी बात के ऊपर, एक छोटे से स्टेटमेंट के ऊपर जबरदस्ती का आप जो है बाउंडर खड़ा करोगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी सारी बात वापस लेता हूं भाई, स्टेटमेंट वापस लेता हूं। असेंबली चलना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है अपने एरिया के, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें खराब है, गटर खराब है, स्कूल का प्रॉब्लम है, अस्पतालों का प्रॉब्लम है। उस पर डिस्कशन करें या इस सब पे टाइम वेस्ट करें? इसलिए मैंने अपना स्टेटमेंट वापस किया। सर एक आखिरी तो सुन रहे थे यहां पर सीधा अबू आजमी अपनी बात कह रहे थे, और क्यों इन्होंने अपनी बात जो कही थी औरंगजेब पर वो बात वापस ली है ये भी बता रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन पे बात होनी चाहिए, न कि मेरे इस मसले पे जो मैंने कहा औरंगजेब को लेकर उस मसले पे वहां व्यवधान हो। और इसलिए मैंने अपनी बात वापस ली, न सिर्फ बात वापस ली बल्कि मुझे स्पीकर साहब ने निलंबित भी कर दिया है। खैर, यहां अबू आजमी चाहते हैं कि विधानसभा जो है वो चले। बीजेपी ने दोस्तों अपनी आपदा में अवसर औरंगजेब के बहाने तलाशा तो है, लेकिन क्या इसमें उसे राहत मिल पाएगी ये देखना होगा। वैसे इधर बिहार में भी, जी हां, बिहार चलें थोड़ा, और बिहार में भी तेजस्वी यादव के कारण बीजेपी की आपदा जो है वो बढ़ती जा रही है। कल नीतीश कुमार ने लालू जी पर बयान दिया तो अब तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया है और एहसान भी जता दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुन लीजिए। सीधे निशाना आज नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जी का जो बयान सदन में था कि लालू जी को उन्होंने जो है मुख्यमंत्री बनाया, तो आप नीतीश जी की बात छोड़िए। नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। सामने सर, ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। कौन पीछे? लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना लालू जी को। तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। ये सच्चाई है। कैसे भूल जा रहे हैं सब? अब देखिए, अब सिस्टम ही जो है बीमार हो चुका है, सरकार ही बीमार हो चुका है, खटारा हो चुका है, रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है?
तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ कि 2 बार तो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को, यानी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। खैर, यहां बिहार की सियासत और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में यानी इस साल के अंत तक बिहार पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि वहां इसी साल चुनाव हैं और अकेला चुनाव बिहार में ही है, इसलिए उस पर ज्यादा चर्चा। और इसलिए भी ज्यादा चर्चा क्योंकि बिहार में नीतीश बाबू जो हैं एक बैसाखी के रूप में यहां केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। जिस दिन नीतीश बाबू चाहें उस दिन शायद नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़े, इसलिए भी उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। खैर, बीजेपी इन सियासी हलचलों में उलझती हुई दिख रही है, यह साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो औरंगजेब का मामला हो या बिहार का मामला या उत्तर प्रदेश का मामला। वही चुनाव आयोग की बात करना जरूरी है। चुनाव आयोग अब खुद को बीजेपी की उलझन से बचाने में लगा हुआ है। आपको यह सेंटेंस सुनकर जरा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच है दोस्तों कि अब चुनाव आयोग खुद को बीजेपी की उलझन से बचाने में लगा हुआ है, या उसे अब विपक्ष के आरोपों में दम नजर आने लगा है। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 दिन की चुनाव आयोग की बैठक ली और अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि वो राजनीतिक दलों से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और प्रक्रिया के तहत समाधान निकालें। चुनाव आयोग ने यह फैसला ममता बनर्जी की धरने वाली धमकी के बाद लिया है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं यहां धरने पे बैठ जाऊंगी अगर चुनाव आयोग ने वहां एपिक नंबर में जो गड़बड़ियां की हैं उसको ठीक ना करे तो। इसके अलावा तमाम तरह की गड़बड़ियों को अगर चुनाव आयोग ठीक ना करे तो मैं धरना दे दूंगी। इसके बाद यहां 2 दिनों की बैठक हुई पूरे देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ, मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक, और उस बैठक में साफ साफ कहा गया है कि आप यानी अधिकारीगण जितने हैं चुनाव आयोग के, आप मिलिए, उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से, प्रमुखों से मिलिए और उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। इसीलिए माना जा रहा है कि अब विपक्ष का दबाव रंग लाने लगा है। तो क्या इस रंग का असर बीजेपी पर भी पड़ेगा? लेकिन उससे पहले जब चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं तो हरियाणा की बात करना यहां लाजिमी है। महाराष्ट्र की बात हम कर लिए, हरियाणा को लेकर आज एक अहम बैठक हुई। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस पार्टी चुन नहीं पाई है। बीके हरिप्रसाद देखिए वहां के प्रभारी, और आज बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा को लेकर, जरा ये सुन लीजिए बीके हरिप्रसाद की जुबानी। सुनिए। आज हमने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्टीयरिंग कमेटी का मीटिंग बुलाया था। वो असेंबली चुनाव से पहले स्टीयरिंग कमेटी बुलाए थे। खासतौर हम लोग बेलगाम वर्किंग कमेटी मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए थे, और 10-15 दिन पहले जो नए चुने हुए ऑफिस बेयरर्स के साथ जो मीटिंग हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारा लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी के साथ, उसके तहत कुछ कार्यक्रम हम लोग आयोजन किया है। जो बेलगाम वर्किंग कमेटी में जो निर्णय लिया था, हम लोग जो संविधान बचाओ पदयात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा, वो 26 जनवरी 25 से लेकर 26 जनवरी 26 तक प्रदेश, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायती स्तर पर, गांव-गांव में पदयात्रा चलना है। इसके तहत क्या करना है करके हम काफ़ी लोगों से बातचीत किया। उसके बाद जैसे बेलगाम में भी डिसीजन हुआ था 2025 पूरे साल संगठन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से लेकर पंचायत तक संगठन को पूरा संगठित करने के लिए एक कार्यक्रम जो तय किया था, उसके तहत स्टीयरिंग कमेटी के साथ हम बैठ के काफ़ी सुझाव इन लोगों से सुना। सारे हमारा सीनियर लीडर्स आए थे, सब अपना अपना सुझाव दे के गए हैं। उसके तहत पूरा हरियाणा में हम लोग जो पीसीसी को संगठन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरा संगठित होकर हम काम करेंगे। तो साफ साफ यहां कह रहे हैं कि हम लोग संगठित होकर कैसे काम करेंगे पूरा ये साल और अगले साल तक, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, ये तमाम बातें यहां पर रखी जा रही हैं हरियाणा को लेकर। हरियाणा में एक बहुत बड़ा झटका लगा था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उम्मीद थी कांग्रेस को कि इस बार वो सत्ता पर काबिज होगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था बीजेपी के सामने, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और कांग्रेस पार्टी के नहीं जीतने का यहां कारण कुछ और भी था, और जिसमें वोटर लिस्ट, ईवीएम
और चुनाव आयोग की नाकामी साथ साथ अगर जोड़ा जाए तो इन नाकामियों में उनका साथी बीजेपी और इन सब के कारण भी कांग्रेस पार्टी यहां नहीं जीत पाई थी। अब कांग्रेस मजबूती के साथ यहां अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ बिहार, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश और चौथी तरफ उधर महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसमें अबू आजमी का एक बयान औरंगजेब और दिन भर चर्चा औरंगजेब की। क्या तमाम असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में इस मसले को सामने लाया जा रहा है या कुछ और है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे।